हेलो फ्रेंड्स। अब तक हमने बात की चाइनीज़ लैंग्वेज के ओरिजिन के बारे में, कैसे चाइनीज़ लैंग्वेज ओरिजिनेट हुई, कैरेक्टर्स से स्टार्ट हुई, रिटन फॉर्म में स्टार्ट हुई और उसके बाद धीरे धीरे इवॉल्व हुई स्पोकन फॉर्म में। अब बात करते हैं इसके स्पोकन फॉर्म की। स्पोकन फॉर्म किस तरह से इवॉल्व हुआ। जैसा कि हमने ऑलरेडी देखा कि चाइनीज़ लैंग्वेज पिक्चर फॉर्म में स्टार्ट हुई जो डायरेक्टली आइडिया कन्वे कर रही थी और उसके बाद उनको एक स्पोकन सिंबल दिया गया। चाइनीज़ लैंग्वेज के स्पोकन में जो खास बातें हैं वो ये है कि इनका हर साउंड एक आइडिया को रिप्रेजेंट करता है। जब हमने एक ड्राइंग बनाई, एक माउंटेन को डिपिक्ट करने के लिए हमने एक डायरेक्ट ड्राइंग बनाई, उसके बाद उसको एक साउंड सिंबल दिया गया, बोलने का तरीका बनाया गया, तो हर एक साउंड एक पर्टिकुलर सिंबल को रिप्रेजेंट करती है। दूसरी लैंग्वेजेस में ऐसा नहीं होता। अगर हम इंग्लिश या हिंदी की बात करें, यहाँ पर जो अल्फ़ाबेट्स रहते हैं, अल्फ़ाबेट्स साउंड को रिप्रेजेंट करते हैं और इन अलग अलग साउंड्स को जोड़कर हम शब्द बनाते हैं। जैसे अगर हम एप्पल की बात करें तो एप्पल में जो साउंड है वो ए की साउंड है, ए, प की साउंड है और ल की साउंड है। तो ये तीन साउंड्स अलग अलग मिलाकर एक शब्द बनाती है एप्पल, जो डिनोट करता है एक रेड कलर का फ्रूट। चीनी भाषा में इस तरह का नहीं है। चीनी भाषा में हर एक साउंड, अगर वो ए भी है तो वो अपने आप में एक मीनिंग और एक आइडिया डिनोट करती है। सो एवरी साउंड इज अ वर्ड इन इटसेल्फ। इस तरह के शब्द को हम कहते हैं मोनोसिलेबिक वर्ड। जो सिर्फ एक सिलेबल का वर्ड होता है वो है मोनोसिलेबिक वर्ड। ट्रेडिशनल चाइनीज में अर्लियर टाइम्स में मोस्ट ऑफ द चाइनीज वर्ड्स वर मोनोसिलेबिक, एक ही सिलेबल से उनका मीनिंग था। मॉडर्न चाइनीज में मोस्ट ऑफ द वर्ड्स आर डाइसिलेबिक, सो वो दो सिलेबल्स वाले वर्ड हैं, दो साउंड्स जोड़कर वर्ड बनाया गया है। 80 to 85% जो वर्ड्स हैं वो मोनोसिलेबिक हैं। इसके अलावा ट्राइसिलेबिक वर्ड्स भी हैं जो तीन साउंड्स को जोड़कर बनाए गए हैं, और 4 सिलेबल वर्ड्स भी हैं। 4 सिलेबल वर्ड्स रेयर हैं, मोस्टली ईडियम्स या फ्रेजेस में यूज होते हैं। मोस्ट ऑफ द वर्ड्स आर डाइसिलेबिक, यानी कि वो दो साउंड से मिलकर बने हैं। अब चीनी भाषा को पढ़ाया किस तरह जाता है और क्या तरीका है इसको सीखने का, जिससे कि इफेक्टिवली इसको सीख सकें। सो जब भी हम कोई लैंग्वेज एज सेकेंड या थर्ड लैंग्वेज सिखाते हैं, स्पेशली एडल्ट्स को कोई लैंग्वेज सिखाई जाती है, तो उसका एक तरीका हमारा अलग रहता है, क्योंकि एडल्ट्स लैंग्वेज के स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करते हैं। उन्हें पता है कि लैंग्वेजेस कैसे काम करती हैं। मान लीजिए अगर मुझे किसी नेटिव इंग्लिश स्पीकर को हिंदी सिखानी है तो मेरा तरीका क्या रहेगा। सो मेरा तरीका रहेगा, मैं उसको अल्फ़ाबेट्स बताऊंगा और जो सेंटेंसेस मैं लिखूंगा वो पहले रोमन अल्फ़ाबेट्स में लिखूंगा हिंदी के सेंटेंसेस। जैसे अगर हम एक एग्जांपल लें, अगर मैं किसी नेटिव इंग्लिश स्पीकर को, किसी ब्रिटिश स्पीकर को हिंदी सिखा रहा हूँ तो मैं हिंदी के सेंटेंसेस इंग्लिश भाषा में लिखूंगा, जैसे हम व्हाट्सएप के टेक्स्ट या मैसेजेस टाइप करते हैं। सो सपोज मुझे ये सेंटेंस लिखना है या और किसी को पढ़ाना है तो ये लिखा जाएगा, मैं खाना खाता हूँ। अब हिंदी में जो म है उसकी जो कॉरेस्पॉन्डिंग इक्विवेलेंट साउंड जो इंग्लिश में है वो एम है, एम अल्फ़ाबेट से डिनोट होती है। सो इसको इंग्लिश में लिखा जाएगा MAIN टू डिनोट मैं। इसी तरह खाना, ख की जो साउंड है वो इंग्लिश के के से मिलती है, सो KHANA, और खाता KHATAHOON, खाता हूँ, मैं खाना खाता हूँ। इससे जो दूसरी लैंग्वेज का स्पीकर है उसको अपनी लैंग्वेज में ये पता लग गया कि इस सेंटेंस की साउंड किस तरह से है, किस तरह से ये बोला जाएगा। कुछ साउंड्स होंगी जो इजीली पिक कर लेगा, जैसे म साउंड है, इंग्लिश में इसका इक्विवेलेंट है M। सो अगर आप M लिखेंगे तो वो इजीली रिलेट कर लेगा कि ये म साउंड है। हिंदी का म और इंग्लिश का M, ये काफ़ी क्लोज साउंड्स हैं और कोई भी इसको इजीली पकड़ सकता है, आइडेंटिफाई कर सकता है कि नियर क्लोज साउंड इसकी क्या होगी। कुछ सेंटेंसेस इस तरह से लिखने पर जो सीखने वाला है वो इमीडिएटली उसको आइडेंटिफाई कर पाएगा, लेकिन कुछ साउंड्स होंगी जो लैंग्वेज की यूनिक होंगी, वो दूसरी लैंग्वेज में उसका एज सच इक्विवेलेंट नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं हिंदी में लिखता हूँ तुम कौन हो, इसको अगर मुझे इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में कन्वर्ट करना है तो इंग्लिश के लिए मुझे इसको
त के लिए टी यूज करना पड़ेगा, और टी एक एग्जैक्ट इक्विवेलेंट नहीं है त साउंड का। त तलवार वाला त, एंड टी एज इन टेरी, और टी एज इन ट्रेन। तो टी एग्जैक्ट इक्विवेलेंट नहीं है त का, लेकिन क्लोज इक्विवेलेंट है। सो अगर मैंने ये सेंटेंस लिखा तुम कौन हो, और इसको मैंने इंग्लिश अल्फाबेट्स दिए और लिखा TUMKAUNHO, तो जो नेटिव इंग्लिश स्पीकर है वो इसको पढ़ेगा टम कौन हो, क्योंकि वो टी को एज टी एज इन ट्रेन पढ़ रहा है। सो यहाँ पे उसको बताना पड़ेगा कि ये जो साउंड है ये टी नहीं है, ये त साउंड है, तलवार साउंड है, और ये यूनिक है। जो लैंग्वेज आप सीखना चाहते हैं उसके लिए यूनिक है। ये लैंग्वेज एज सच डायरेक्टली आपकी लैंग्वेज में इसके अल्फ़ाबेट्स नहीं है, इसके साउंड्स नहीं हैं। सो कुछ जो साउंड्स होंगी इस तरीके से सीखने वाला इमीडिएटली आइडेंटिफाई कर पाएगा, कुछ वो नहीं कर पाएगा, थोड़ी प्रैक्टिस के बाद कर पाएगा। साउंड्स हर लैंग्वेज की यूनिक रहती हैं, कुछ साउंड्स बहुत ज़्यादा डिफरेंट होती हैं, कुछ सिमिलर होती हैं। सो इस तरह से नॉन नेटिव एडल्ट स्पीकर्स को पढ़ाया जाता है। यही तरीका है हमारा चाइनीज़ लैंग्वेज का स्पोकन फॉर्म पढ़ाने का भी। हर साउंड को लिखा जाता है रोमन अल्फ़ाबेट्स में। इस सिस्टम को कहा जाता है फिनेन सिस्टम, PINYIN, और इसको बोला जाता है फिनेन सिस्टम। फिनेन सिस्टम का मतलब है जो चीनी भाषा की जो साउंड्स हैं उनको कन्वर्ट करना रोमन अल्फ़ाबेट्स में, इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में। सो इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में हम रोमन साउंड्स को कन्वर्ट करेंगे, और उसके बाद देखेंगे कि कौन सी जो साउंड्स हैं वो एज सच इंग्लिश लैंग्वेज में हैं, हिंदी लैंग्वेज में आ रही हैं, और कौन सी साउंड्स ऐसी हैं जो इन दोनों लैंग्वेजेस में नहीं हैं। चीनी भाषा में वो साउंड्स यूनिक हैं, और उसके लिए हमें स्पेशल फोकस करना पड़ेगा। सो चीनी भाषा सिखाने का तरीका है फिनेन मेथड। सिर्फ नॉन नेटिव सेकेंड लर्नर्स ही फिनेन नहीं सीखते, इवन नेटिव चाइनीज़ पीपल भी फिनेन सीखते हैं, क्योंकि ये भी वाइडली यूज़ होता है इन टेक्सटिंग, टेक्स्ट मैसेजेस करने में फिनेन सिस्टम का यूज़ होता है, इनपुट करने में, मोबाइल इनपुट में फिनेन सिस्टम का यूज़ होता है। सो फिनेन से हमें बोलना सिखाया जाता है। दूसरा, इसके लेवल्स क्या रहते हैं। चीनी भाषा का जो स्टैंडर्ड सर्टिफिकेशन टेस्ट है, असेसमेंट टेस्ट है, वो है HSK टेस्ट, जो ये मेजर करता है कि आपकी चाइनीज़ का लेवल क्या है, चाइनीज़ लर्निंग का स्टैंडर्ड क्या है। इसे आप इक्विवेलेंट टू आइल्स समझ सकते हैं। जैसे इंग्लिश का आइल्स ये टेस्ट करता है कि किसी नॉन नेटिव लर्नर का इंग्लिश, स्पोकन इंग्लिश का या ओवरऑल इंग्लिश का लेवल क्या है। इसी तरह से HSK टेस्ट करता है कि किसी नॉन नेटिव का चाइनीज़ का लेवल क्या है। HSK 1 जो सबसे बेसिक लेवल है, इसमें 150 वर्ड्स हैं जो आपको सीखने पड़ेंगे। 150 वर्ड्स बहुत ही थोड़े शब्द हैं। अगर हम इसको कंपेयर करें जापानीज़ से, जिसका बेसिक लेवल है, उसमें 800 के करीब वर्ड्स हैं। सो चीनी भाषा में सिर्फ 150 वर्ड्स रखे गए हैं एलिमेंट्री लेवल पे। इसकी वजह ये है कि शुरू में आपको हर कैरेक्टर आपके लिए नया रहेगा, हर कैरेक्टर को आपको रिकॉग्नाइज करना है, उसको लिखना है, और उसके बाद उसकी साउंड और प्रोनाउंसिएशन भी पता होनी चाहिए। सो शुरू का जो टाइम है वो एक लंबा पीरियड है जिसमें आपको धीरे धीरे चीज़ें याद करनी है, लिख कर याद करनी है, उनके मीनिंग याद करने हैं। जब आप एक सर्टेन स्टेज पर आप पहुंच जाएंगे, उसके बाद यही वर्ड्स दोबारा से, यही कैरेक्टर्स दोबारा से रिपीट होंगे, जिसके बाद आपकी जो लर्निंग है वो बहुत ही स्मूथ हो जाएगी और फास्ट हो जाएगी। सो इनिशियल जो लेवल है उसमें सिलेबस करिकुलम भी थोड़ा रखा गया है, उसमें टाइम भी ज़्यादा लगाया जाता है, सो दैट जब आप इस स्टेज से निकल जाएं उसके बाद जो लर्निंग है वो बहुत ही फास्ट स्पीड पे हो सके। तो ये दो चीज़ें हैं स्पोकन लैंग्वेज और HSK टेस्ट के बारे में। HSK 1 है बेसिक लेवल, जिसमें 150 वर्ड्स कैलकुलेट किए जाते हैं, 150 वर्ड सिखाए जाते हैं। HSK 2 में 300 वर्ड सिखाए जाते हैं। सो HSK 1 और 2 ये दोनों बेसिक लेवल माने जाते हैं। HSK 3 इसमें 600 वर्ड्स की वोकैबुलरी है। HSK 4 इसमें 1200 वर्ड्स की वोकैबुलरी है। HSK 3 और 4 हैं इंटरमीडिएट लेवल ऑफ चाइनीज़ लर्निंग। HSK 5 में है अप्रॉक्सीमेटली 2500 वर्ड्स, और HSK 6 में है 5000 वर्ड्स। HSK 5 और 6 को माना जाता है एक एक्सपर्ट लेवल ऑफ चाइनीज़ लर्निंग।
तो HSK फॉर्म से ही हम चाइनीज़ सीखना शुरू करेंगे। और इसके साथ ही नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे स्पोकन, जो फिनिन में हम डिवाइड करते हैं इसको स्पोकन फॉर्म को, तो फिनिन हम कैसे बनाते हैं।